हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्फिडेंशियल एजुकेशन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि हम इसके अंदर कुछ चीज़ें समझेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। ये कुछ केमिस्ट्री के बेसिक टर्म्स हैं जिसकी वजह से हमें बाकी के चैप्टर समझने में प्रॉब्लम होती है। अगर ये चीज़ें क्लियर होती हैं तो हमें बाकी का चैप्टर समझने में, आगे केमिस्ट्री को समझने में काफ़ी हेल्प होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे एक डायग्राम है एटम का। इसके अंदर हमने तीन चीज़ें देख रहे हैं। एक है हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट दिखा रहा है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और साथ में न्यूट्रॉन है। इस ये एटम के क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो एटम के अंदर होते हैं। ठीक, अब किसी भी एटम का जब हमें एटॉमिक नंबर निकालना होता है तो एटॉमिक नंबर होता है क्या, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। देखो, किसी भी एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन मौजूद होते हैं वही क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है। जैसे कि ये एक एटम है, तो ये एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दो चीजें होती हैं। ठीक, अब इसके साइड साइड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इन्हीं के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक, तो ये कुछ इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ये साइड साइड में उसके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये जो अंदर प्रोटॉन है ना, इसके जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं एक एटम के अंदर, वही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। जैसे कि हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, कार्बन के अंदर प्रोटॉन जो होते हैं, एक मिनट, हम यहाँ पे बात करते हैं। कार्बन के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो इसके अंदर प्रोटॉन 6 होते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 6 होगा। एटॉमिक नंबर भी 6 होगा और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे। एटॉमिक नंबर भी 6 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 होते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 8 होगा। और इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर कितने होंगे, 8 होंगे। तो किसी भी जब हम कोई टेबल याद करते हैं, एटॉमिक टेबल जब याद करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो वो जितने भी प्लेस पे आते हैं वही उसके क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी वही होता है, उसका एटॉमिक नंबर भी वही होता है। जैसे कि हम किसी की बात कर ले, अगर हम एक बड़ा एलिमेंट ले लें जैसे कि आर्गन हो गया, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, 18। तो उसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 18 ही होगा। और उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे, 18, 18 ही होंगे। ठीक है, तो ये होता है एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को सिंबल क्या होता है, उसका जेड होता है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब है मास नंबर। ठीक है, कि मास नंबर क्या होता है। तो द मास नंबर ऑफ एन एटम इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही क्या होता है, उसका मास नंबर होता है। जैसे कि ये यहाँ पे बीच में क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, इसी के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जितने भी किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही क्या होता है, उसका मास नंबर होता है। जैसे कि मैं कार्बन का मास नंबर निकालना चाहूँ, तो कार्बन का मास नंबर क्या होगा, उसके अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं 6। और इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन भी इसके अंदर 6 होते हैं। तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो जो हमारा टोटल आएगा वो कितना होगा, 12। इसकी यूनिट क्या होती है, यू होती है। ठीक है, तो यही हमारा जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करके जो आया वही हमारा क्या होता है, मास नंबर होता है। ठीक है, जितने भी किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, उनको हम टोटल कर देते हैं, वही हमारा क्या होता है, मास नंबर होता है। जैसे कि हम निकालना चाहे किसका, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, इसके अंदर 80 होते हैं। तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 60 U। वैसे हम किसी और का निकालना चाहें, जैसे हम आर्गन का निकालना चाहें, तो आर्गन के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं, आर्गन के अंदर प्रोटॉन होते हैं 18। और इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होते हैं, इसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं हमारे 22। तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा, 40U। ठीक है, तो मास नंबर सिंपल क्या होता है कि किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं
उनको हम प्लस कर देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, मास नंबर हो जाता है। ठीक है, वैसे तो मोस्टली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर सेम ही होता है एटम्स के अंदर, पर स्पेसिफिक कुछ एटम्स हैं ऐसे जिनके क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों अलग अलग होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा आर्गन का। आई होप आपको मास नंबर समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कि एटॉमिक मास होता है क्या है। ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास इज द एवरेज मास ऑफ द एटम। एटॉमिक मास क्या होता है? एक एवरेज मास होता है किसी भी एटम का, जो कि मॉलिक्यूल में हो सकता है, मॉलिक्यूल होता है किसी भी केमिकल एलिमेंट का। ठीक है, इट इज कैलकुलेटेड बाय समिंग द मासेस ऑफ द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन द एटम। अब ये होता है क्या है, जैसे कि एक हमने कार्बन का लिया, तो कार्बन का हो गया, इसके अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, तो जब हम इसका मास नंबर निकाल लेते, तो मास नंबर हम कैसे निकाल लेते? मास नंबर सिंपल सा लॉजिक था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या कर देते, प्लस कर दे देते किसके साथ? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के साथ। तो जो भी हमारा आंसर आ रहा था वही हमारा क्या था, एटॉमिक मास था। तो इसलिए इस तरीके से हमारा एटॉमिक मास, सॉरी ये मास नंबर था, क्या था ये? मास नंबर था। ये हमारा क्या आ रहा था? मास नंबर आ रहा था, जिसमें हम क्या करते, सिंपल जितने भी उसके अंदर प्रोटॉन है और जितने भी न्यूट्रॉन है उसको हम प्लस कर दे रहे थे, वही हमारा क्या था, मास नंबर था। अब हमें क्या निकालना है कि एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, तो एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये एक प्रोटॉन का मास होता है। ठीक है, तो एक न्यूट्रॉन का भी मास अप्रोक्सिस इतना ही होता है, बहुत माइनर फर्क होता है इन दोनों में। ठीक है, तो इसका भी इतना ही हम लेते हैं। ठीक है, तो ये एक न्यूट्रॉन का मास है और ये एक प्रोटॉन का मास है। तो जब हमें एटॉमिक मास निकालना होता है तो हम क्या देखते हैं कि प्रोटॉन, जैसे कि एक प्रोटॉन का इतना है तो 6 प्रोटॉन का कितना मास हो जाएगा, इसको हम इसी से इंटू कर देंगे। और फिर हमें क्या निकालना होगा, एक न्यूट्रॉन का मास हमें दे रखा है तो हमें 6 न्यूट्रॉन का मास निकालना होगा, तो उसको भी हम क्या करेंगे, इससे इंटू कर देंगे। तो फिर जाके ये जो हमारा आएगा, प्रोटॉन को मल्टीप्लाई करने के बाद जो 6 प्रोटॉन का मास आएगा और 6 न्यूट्रॉन का जो मास आएगा, इन दोनों को प्लस करने के बाद जो हमारा मास आता है वही हमारा क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। ठीक है, हम ये चीज किसी भी एटम का निकाल सकते हैं, यही हमारा क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। मास नंबर में हम क्या करते हैं, सिंपल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन करते हैं। पर एटॉमिक मास के अंदर हम 6 प्रोटॉन का जो मास होता है और 6 न्यूट्रॉन का जो मास होता है उनको प्लस करते हैं, तो हमारा क्या आता है, एटॉमिक मास होता है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, मास नंबर के अंदर और एटॉमिक मास के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। पर अब हम ये क्या देखना है कि ये एक यूनिट ली गई है कि एटॉमिक मास को, देखो एटॉमिक मास इस तरीके से हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए एक रिलेटिव मास का यूज किया जाता है। रिलेटिव मास होता है क्या है, अब उसको समझेंगे हम। तो चलिए अब समझते हैं रिलेटिव मास क्या होता है। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले इतना जैसे मेजरमेंट तो था नहीं कि 1 किलो का बाट हो गया, 2 किलो का बाट हो गया या 10 किलो का बाट हो गया। तो पहले क्या करते थे, वो उसी चीज़ों से मेजर कर लेते थे, जिन भी जैसे कि हम एग्जांपल ले तो एग्जांपल ले तो ये एक बाउल है। ठीक है, ऐसा ही सेम क्या है, दूसरा बाउल है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक खीर है। ठीक है, बड़ी सी खीर की कटोरी है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी क्या है, खीर है। तो वो हमें दो बच्चों के बीच में बांटनी है, तो हम क्या करते हैं, दोनों के अंदर उतना ही फिल कर देते हैं जितना दोनों में लगे कि हमें बराबर होता है। ठीक है, या फिर हमें वेट तोलिंग की मशीन होती है, जैसे कि ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, वेट मेजरमेंट का ये जो मशीन दिख रहा है, ये पहले यूज किया जाता था। इसके अंदर क्या जाता था कि एक तरफ कोई भी सामान रख दिया, जैसे मैंने इधर क्या रखा, मुझे सेम वेट का क्या चाहिए, एप्पल भी चाहिए सेम वेट का और वाटरमेलन भी चाहिए सेम वेट का। ठीक है, कि दोनों का वेट क्या हो, सेम हो जाए। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, एक तरफ एप्पल रखूंगा और एक तरफ वाटरमेलन रख दूंगा। तो जितना भी, जब तक ये इनका जो मिडल पॉइंट होता है, जो निडल होती है, वो बराबर नहीं रहती, इसका मतलब क्या है, ये दोनों ही इक्वल अमाउंट में नहीं है।
अगर इक्वल अमाउंट में चेक करना है तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ ऐसा वेट रखूंगा, दोनों तरफ एप्पल और वाटरमेलन की क्वांटिटी इतनी रखूंगा कि इसकी जो बीच वाली निडल होती है वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, ये दोनों ही क्या है एक दूसरे के बराबर में हो जाए। तो ये मेजरमेंट होता है। यहाँ पे मैंने बाट का यूज़ नहीं किया, मैंने उसी के दूसरे साथी दूसरे फ्रूट का यूज़ किया, जिसकी हेल्प से मैंने चेक किया कि दोनों का मास बराबर आ जाए। ठीक है, तो ऐसे ही एटम को मेजर करने के लिए भी किया जाता है। वहाँ पे जो मेजरमेंट लिया जाता है वो कार्बन एटम का लिया जाता है। तो चलिए समझते हैं। जैसे कि ये मैंने क्या ले लिया, ये कार्बन का एटम ले लिया, ये क्या है हमारा C12 एटम है कार्बन का। ठीक है, अब मैंने कार्बन के एक एटम को 12 बराबर टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है, कार्बन के 12 बराबर टुकड़ों में बांट दिया। इसका हर एक टुकड़ा क्या है, हर एक टुकड़े को मैंने एक यूनिट मान लिया, हर एक टुकड़े को मैंने क्या मान लिया, एक यू मान लिया। अब ऐसे ही मैंने इसी कार्बन एटम के 5 टुकड़े ले लिए। तो 5 टुकड़े लेने का मतलब है मैंने कितनी यूनिट ले ली, 5 यू ले ली। फिर इसको क्या किया गया, इसी से मेजर किया गया बाकी कार्बन, बाकी एटम्स को, कार्बन के नहीं बाकी सारे एटम्स को। ठीक है, जैसे कि जो एक यूनिट है इसकी एक यूनिट कितनी होती है, 1/12 होती है, मतलब 12 में से एक का हिस्सा। ठीक है, अब जैसे कि ऑक्सीजन ले लिया मैंने, ऑक्सीजन का एक यूनिट ऑक्सीजन लिया। ठीक, तो ऑक्सीजन को जब मेजर करना था इसे, तो हमने जैसे एक ये तराजू ले लिया, पिक्चर थोड़ी बना लेते हैं। ठीक है, अब मैंने इस वाले तराजू में क्या रखा, इस वाले तराजू में मैंने ऑक्सीजन रखा। ठीक है, ऑक्सीजन का एक एटम रखा। और इस वाले तराजू में मुझे क्या रखनी है, बाट रखना है, जो कि मैंने कार्बन वाले एटम का बनाया हुआ है। अब एक पीस का मतलब क्या है, एक यू है। तो मैं जब इसके अंदर क्या रखूं, मैंने कार्बन के कितने बाट कितने टुकड़े रख दिए, मैंने कार्बन के इसके अंदर 6 टुकड़े रख दिए। अब 6 टुकड़े रखने के बाद भी क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन वाला था ना, ये ऑक्सीजन वाला क्या था, भारी था, ये नीचे की तरफ झुका हुआ था, नीचे की तरफ ही झुका हुआ था। इसका मतलब अभी भी ऑक्सीजन का जो वेट है वो बहुत ही ज्यादा है, उसका मास क्या है, अभी भी ज्यादा है। फिर मैंने यहाँ पे बढ़ा के दो और रख दिए, तो दो और रख दिए तो कितने हो गए, ये टोटल 8 हो गए। अब इसका जब इसको मैंने देखा मेजर किया, तो ऑक्सीजन का ये वाला जो हिस्सा था ये क्या हो गया, बराबर आ गया, इसके बराबर ये भी आ गया। तो मतलब मैंने कार्बन के कितने टुकड़े रखे, कितने पीसेस रखे, 8 पीसीस रखे। और 8 पीसीस रखे तो ऑक्सीजन का एक एटम का जो भार था वो दोनों के क्या हो गया, बराबर आ गया। तो जब मैंने इसके 8 टुकड़े रखे तो इसका मतलब क्या था, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होगा 8 यू। ठीक है, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 8 यू। ठीक है, अगर ऐसा होता, ठीक है, एक्चुअली नहीं होता है 8 यू, पर ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाया है। ठीक, अब जैसे कि यही एग्जाम्पल मैं किसी और का ले लूँ, मैं किसका ले लूँ, हीलियम का ले लूँ। ठीक है, मैंने हीलियम को बांट के तराजू के एक तरफ रखा और एक तरफ मैं कार्बन के एटम रख, कार्बन के एटम के टुकड़े रख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे हीलियम का एक एटम रखा। ठीक है, यहाँ पे मैंने हीलियम का एक एटम रखा, और यहाँ पे मैंने कार्बन की दो स्लाइसें रख दी, ये इसके दो टुकड़े रख दिए, एक ये वाला और एक ये वाला टुकड़ा रख दिया। तो अब यहाँ पे कितने कार्बन के पीसीस है, 2 पीसीस है। अगर ये दोनों अब क्या है, इक्वल आ जाते हैं, ये दोनों क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं। इसका मतलब हीलियम का जो एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा, 2 यू होगा। तो इस तरीके से हम एटॉमिक की मास की यूनिट हमने निकाली। देखो एटॉमिक मास निकालने का तरीका वही है, पर एटॉमिक मास की जो यूनिट है वो इस तरीके से निकाली जाती है। ठीक है, वन एटॉमिक मास यूनिट इज द मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12। कितना होता है, 1/12 होता है कार्बन एटम का। द masses of one atom of carbon 12, the relative atomic mass of all elements have found with respect to an atom of carbon 12। ठीक है, तो जितने भी एटम्स होते हैं उनका मास जो निकाला जाता है वो किसके बेसिस पे निकाला जाता है, कार्बन C12 के बेसिस पे निकाला जाता है। ठीक है, एक यूनिट जो मानी जाती है कार्बन की वो कितनी मानी जाती है, 1/12 ऑफ कार्बन एटम। कितना, 1/12 ऑफ कार्बन एटम मानी जाती है, कि एक यू किसके बराबर होगा, 1/12 ऑफ कार्बन एटम। किसका होगा, ये C12 का होगा। ठीक है, तो ये था हमारा एटॉमिक मास। आई होप आपको एटॉमिक मास अब समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक है, अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 or more एटम दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। इट इज द It is the smallest unit of a chemical compound that retains the chemical property of
दैट कंपाउंड, ठीक है, कि मॉलिक्यूल होता क्या है। ठीक, मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा एटम का बना मिला हुआ एक केमिकल बॉन्ड होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटी यूनिट होती है जो वैसी ही प्रॉपर्टी होल्ड करती है, वैसी प्रॉपर्टी होल्ड करती है और क्या रहती है, स्टेबल रह सकती है। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे एलिमेंट की, किसकी, एलिमेंट की। ठीक है, तो एलिमेंट क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि मैं ऑक्सीजन ले लेता हूँ, तो एलिमेंट क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन है। पर इसी को हम सिंबल, इसका रिप्रेजेंटेशन एटम का, अब इसी ऑक्सीजन का एटम का सिंबल क्या होता है। ठीक है, तो इसी एटम का सिंबल क्या होता है, ऑक्सीजन का ओ होता है। ठीक है, अब मैं बात करूँ इसके मॉलिक्यूल की, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा, वो होगा O2। ठीक है, O2 क्यों होगा, जैसे कि ये है ऑक्सीजन, एलिमेंट है, एटम जो सबसे छोटा होता है, उसी एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा वो क्या होता है, एटम होता है। पर मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल उसी एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा तो होगा, पर वो इंडिपेंडेंटली स्टेबल होगा, इंडिपेंडेंटली रह सकता है। ये देखो, ये ऑक्सीजन जो है, एटम जो है, सिंगल एटम है, ये इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता, अकेले नहीं रह सकता, ये स्टेबल नहीं है। पर ये जो मॉलिक्यूल है, ये O2 है, ये इंडिपेंडेंटली रह सकता है, ये O2 की फॉर्म में ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली रह सकता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा जो इंडिपेंडेंटली स्टेबली रह सकता है, वही क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। कंपाउंड के अंदर होता है, जैसे कि कंपाउंड हमने ले लिया, H2O ले लिया। ठीक है, कंपाउंड यहाँ पे H2O, एक मिनट, हाँ, जैसे कि वाटर हो गया। ठीक है, अब बहुत सारा पानी है, जैसे कि ये बकेट है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारा पानी है। अब बहुत सारा पानी है, तो ये बहुत सारा पानी बना भी तो किसी न किसी एलिमेंट से ही होगा। तो ये कौन कौन से वाटर, कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना होता है, एक तो हाइड्रोजन से मिलके बना होता है। ठीक है, और एक किससे मिलके बना होता है, ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके क्या बनता है, पानी बनता है। तो ये हमारा क्या है, एक कंपाउंड। अब इसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके जो पानी बना हुआ है, उसकी सबसे छोटी प्रॉपर्टी, इस पूरे पानी का सबसे बेसिक क्या होगा हमारा, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। जब ये दोनों इसी प्रोपोर्शन में मिलेंगे, तो ये क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, ये सबसे छोटे हैं। अब इसके अंदर H2O तो बहुत सारे होंगे, इसके अंदर H2O तो बहुत सारे होंगे, लाखों करोड़ों अरबों H2O होंगे इसके अंदर, है ना। पर जो सबसे छोटा, मतलब एक इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, H2O ही है। अगर मैं इसका H अलग कर दूं और O अलग कर दूं, तो ये क्या वाटर रह जाएगा, नहीं, ये वाटर नहीं रह जाएगा। तो सबसे छोटा जो वैसी ही बेसिक प्रॉपर्टी कैरी करता हो, रिटेन रखता हो, ठीक है, जो कि उसकी है, एक्चुअली है। जैसे कि वाटर की प्रॉपर्टी क्या है, लिक्विड है, और ये H2O से मिलकर बना होता है। पर यही चीज मैं अलग अलग कर दूं, पानी का काम क्या होता है, आग को बुझाना होता है, तो H2O की बेसिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, वो पानी आग को बुझा सकता है या कूलिंग का काम करता है ना। पर यहीं पे अगर मैं ऑक्सीजन को अलग कर दूं, तो ये हेल्पफुल होता है आग जलने में, और ये तो फ्यूल ही होता है, ये जलने के काम ही आता है। तो इन दोनों की बेसिक प्रॉपर्टी इंडिविजुअली क्या है, जलना है। पर यही चीजें जब पानी में मिल जाते हैं, तो ये पानी बुझाने का काम करते हैं, ये बर्निंग को रोकने का काम करते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी तो बिल्कुल ही अलग हो गई। तो यही जो पानी है, वाटर जो है, ये जो इतना सारा यहाँ पे है, इसकी सबसे छोटा स्ट्रक्चर जो सेम प्रॉपर्टी अटेन कर रिटेन रखता हो, जो कि उसकी है। तो पानी की सबसे छोटी प्रॉपर्टी जो वही सेम रहेगी, वो क्या होगी, H2O। तो H2O क्या होगा, एक मॉलिक्यूल होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंपाउंड। ठीक है, हम देखते हैं कंपाउंड क्या होता है। A compound is a substance composed of two or more different elements chemically combined in a fixed ratio by mass। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, कंपाउंड होता है। अब देखते हैं कंपाउंड होता है क्या है। कंपाउंड का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा अलग तरीके के, सेम नहीं, अलग तरीके के एलिमेंट्स का मिलना और उसके साथ कोई नई चीज बनाना, वो क्या होता है, हमारा कंपाउंड होता है। अब ये मिलते भी हमेशा फिक्स्ड रेशियो में, ऐसा नहीं कि कभी भी कम ज्यादा में, फिक्स्ड रेशियो में कैसे, वो भी हम देखते हैं।
जैसे कि मैं एक एलिमेंट ले लूँ क्या है कार्बन, और एक दूसरा एलिमेंट ले लूँ जो कि मेरा क्या है ऑक्सीजन, ठीक है। जब मैंने कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या बनाया इसने, ये एक कंपाउंड बनाया, दो अलग तरीके के एलिमेंट्स मिले कार्बन और ऑक्सीजन, उससे उसने नया एलिमेंट बनाया, नया कंपाउंड बनाया, ठीक है। ये हमारा क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने एक एलिमेंट ले लिया हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट ले लिया हमने अगेन ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब मैं हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट ले लिए, इनका नया कंपाउंड जो बनेगा वो क्या बनेगा, दो चीजों को मिला के वाटर, तो नया कंपाउंड क्या बना, वाटर बना, ठीक है। तो ये क्या होता है, कंपाउंड होते हैं दो या दो से ज्यादा अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को मिला के जो नई चीज बनती है केमिकली कंबाइंड करने के बाद, उसी को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। अब रही बात फिक्स्ड रेशियो की बाय मास, तो हम फिक्स्ड रेशियो बाय मास देख लेते हैं। जैसे कि कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, ठीक है। तो और हमने क्या लिया ऑक्सीजन, ठीक। तो डाई है, तो डाई का मतलब कितने ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है। तो एक कार्बन का मास कितना होता है, एक कार्बन का मास होता है 12 U, और दूसरे कार्बन ऑक्सीजन का मास, सॉरी ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 U होता है, ठीक है। और दो ऑक्सीजन थे तो दो से मास ले लेंगे, दो का मास ले लेंगे, सॉरी। तो ये हमारा जाएगा 12 प्लस में 16 इंटू 2 32। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो टोटल मास है वो कितना आएगा 44 U आएगा। तो फिक्स्ड रेशियो होता है मास का। तो फिक्स्ड रेशियो मतलब अब मैं कार्बन डाइऑक्साइड कितनी भी ले लूं, एक कमरे भर के ले लूं या बहुत पूरी दुनिया का कार्बन डाइऑक्साइड अगर मैं ले लूं, तो उसका जो रेशियो होगा वो हमेशा इसी रेशियो में मिलेगा, 12:32 के रेशियो में ही मिलेगा हमेशा। उसका जो रेशियो होगा कार्बन डाइऑक्साइड का वो हमेशा इसी में मिलेगा। जैसे कि मैं इसको कट कर दूं तो ये 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, तो इसका रेशियो हमेशा क्या होगा 3:8 ही होगा, ठीक है। तो कंपाउंड का जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बना है तो उसका रेशियो हमेशा क्या होगा 3:8 होगा, चाहे मैं एक बाल्टी भर के कार्बन डाइऑक्साइड ले लूँ, वैसे तो है गैस पर ड्राई आइस भी आती है, और चाहे मैं एक बहुत बड़े से कमरे की सारी कार्बन डाइऑक्साइड को अगर कैलकुलेट करूँ, उनका मास कैलकुलेट करूँ, तो कार्बन के अंदर जैसे कि कार्बन अलग होता है और ऑक्सीजन होता है, तो उसके अंदर मैं सारे कार्बन का मास ले लूँ, जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर है, सारे ऑक्सीजन का मास ले लूँ, और मैं सबका भी रेशियो निकालूंगा, तो सबका रेशियो भी क्या ही आएगा 3:8 ही आएगा। ये हमेशा इसी फिक्स रेशियो में पाया जाएगा। तो यही होता है कंपाउंड की डेफिनेशन, कि कंपाउंड जो होता है वो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलके बनता है, और उसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड रेशियो होता है। किसका फिक्स्ड रेशियो होता है, उसके मास का फिक्स्ड रेशियो होता है, ठीक है। उसके मास का फिक्स्ड रेशियो में हमेशा पाया जाएगा। जैसे कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर ले, तो ये जो वाटर बनता है वो किस रेशियो में क्या बनता है, ये H2O बनता है। अगर मैं एक हाइड्रोजन का मास निकालूं तो वो होता है एक, और उसका मैं दो से इंटू कर दूं क्योंकि दो हाइड्रोजन है, ठीक है। और ऑक्सीजन का निकालूं तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का मास कितना हो गया दो, और ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16, तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। तो वाटर का जो रेशियो होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा 1:8 होगा। अब चाहे मैं ये पानी एक बाल्टी वाला पानी ले लूं, या एक तालाब जितना पानी ले लूं, या एक समुद्र या ओशियन का पानी ले लूं, उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो हमेशा 1:8 में ही मिलेगा। तो यही क्या होता है, कंपाउंड होता है, ठीक है। यही क्या होता है, कंपाउंड होता है, ठीक। तो कंपाउंड होता है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बनता है, वो हमेशा फिक्स रेशियो में पाया जाता है बाय उसके मास। यहाँ में हमने मास का रेशियो निकाला है, ना कि उसके एटॉमिक नंबर का। तो उसके मास का रेशियो ही क्या होता है, हमेशा फिक्स्ड होता है। अब हमें एक थोड़ी सी जनरली ओवरव्यू देख लेते हैं। मॉलिक्यूल का देखते हैं कि मॉलिक्यूल होता क्या है। मॉलिक्यूल अभी हमने समझ लिया कि मॉलिक्यूल क्या होता है। वो मॉलिक्यूल में अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। मॉलिक्यूल दो तरीके के होते हैं, एक होता है एलिमेंट्स का, क्या एलिमेंट्स का, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, और एक होते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ
कंपाउंड। जैसे कि हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बना, कार्बन डाइऑक्साइड जो बना, ये क्या है? कंपाउंड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये एक कंपाउंड है। और यहीं पे हम देखें एलिमेंट में, तो कार्बन एक अलग एलिमेंट है और ऑक्सीजन क्या है? एक अलग एलिमेंट है। ये दोनों ही क्या है? एक अलग अलग एलिमेंट है। और यहाँ कंपाउंड में देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने के बाद एक कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, तो अब जैसे कि मॉलिक्यूल क्या होता है? एलिमेंट का मॉलिक्यूल क्या होगा? इस एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता हो, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कि ऑक्सीजन का हम एटम का सिंबल देखें तो O होता है, और एटम का सिंबल क्या होता है? O। पर हम जब दो एटम को मिला दे, क्या करते हैं? दो एटम को मिला दे, इन दोनों का रिलेशन बैठा दे, तो ये क्या होते हैं? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने का मतलब है कि ये तो जो ऑक्सीजन का एटम होता है, ये सबसे छोटा तो होता है, पर ये अकेले रह नहीं सकता, अकेले नहीं रह सकता। पर यहीं पे हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है ये O2 जो है ये अकेले रह सकता है। दो ऑक्सीजन भाई भाई मिलके अकेले अपना सारा काम कर सकते हैं, ये रह सकते हैं इंडिपेंडेंटली, नेचर में ये मिलते हैं हमें। ठीक, तो ये तो होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, जिसके अंदर एटम रिश्ता तो बनाते हैं पर अपने ही जैसे सेम एलिमेंट वाले के साथ, अपने ही जैसे सेम एलिमेंट के एटम के साथ। ठीक, पर कंपाउंड की हम बात करें तो ये क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारा प्रेजेंट है, बहुत सारा, और इसका रेशियो भी फिक्स होता है। पर इसी बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे इन्वायरमेंट में आसपास हर जगह प्रेजेंट है, उसका सबसे छोटा स्ट्रक्चर जो कि उसी की जैसे प्रॉपर्टी होल्ड करता हो, तो उसका सबसे छोटा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? कि एक कार्बन और दो ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसका मॉलिक्यूल हो जाएगा। एक कार्बन और दो ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि उसका सबसे छोटा स्ट्रक्चर होगा, और ये सेम प्रॉपर्टी होल्ड करेगा जैसा कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड करता है। तो हम छोटी क्लास में जो CO2 पढ़ते आ रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के बारे में ही हम पढ़ते आ रहे हैं। उसके मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करके हम कार्बन डाइऑक्साइड को पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारी वीडियो अपने बाकी दूसरे दोस्तों के साथ। धन्यवाद।